अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सब? ठीक है। हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पुष्पा, असल में ऐसा है कि हमने ये चैप्टर नंबर हमने 9 तब किया था जब हम बैच वाइज एफएक्यू सेशन कंडक्ट कर रहे थे। ये जो हमने एक ओवरऑल हमने एफएक्यू सेशन कंडक्ट करना जब से स्टार्ट किया था, तो हमने अपनी सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर लिया था। तो इस वजह से अब हमारी सीक्वेंशियल जो काम हो रहा है उसमें स्नेहा, जो आप मुझे जिस एरिया में आप कह रही हैं, उस एरिया को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल के आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर ऑल दो स्टूडेंट, स्पेशली मार्च बैच एंड फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, जिनको इंटरनेट की इशू की वजह से या मेरे लैपटॉप की इशू की वजह से प्रॉपरली वॉइस नहीं पहुंचती और ठीक तरीके से क्लास को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू। सेशन को कर दी। अब आईटी कोई क्लास नहीं होगी। एक क्यों कर रहा हूँ उसका एक जो बेनिफिट, अल्लाह से दुआ है, बहुत से बच्चे जब मेरी ये जूम के लेक्चर देखते हैं तो उनको मसला होता है। जाहिर सी बात है, 2 घंटे का लेक्चर है और फिर उसमें आपसे मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता, सिर्फ आवाज ही आ रही होती है। तो हो सकता है कि आप बोर हो जाते हो और चीज़ों को ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हमने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए लाइव सेशन, मतलब रिकॉर्डेड सेशन, जिसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ खुद मैं उस वीडियो में मौजूद हूँगा, तो उससे ये थोड़ा है अट्रैक्टिव सा बन जाएगा चीज़ें। देखिए, बात सारी ये है कि इंटरनेट, मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ और कराची में इंटरनेट का इशू मुझे नहीं लगता कि हर जगह परफेक्ट है। तो कोशिश ये होती है कि काम चलाया जाए और अगर लैगिंग हो रही है तो इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। अच्छा जी। अब जो बात मुझे बतानी थी वो ये है कि हम हर फ्राइडे को 3 to 4 आवर्स की क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इस फ्राइडे को हम जो सेशन रखने वाले हैं उसमें हम ये 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे डिटेल में। तो 3 जुम्मों में जो हमारे पास आएंगे उसमें इंशाल्लाह हम तमाम आईटीबी के एरियाज को फ्राइडे की क्लास ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल क्लास है। तो आप सब इनवाइटेड हैं, जो आना चाहे। स्पेशली मार्च और फास्ट ट्रैक तो आएंगी, लेकिन अगर जून सेशन में से भी कोई आना चाहता है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक की रिवीजन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, टाइमिंग आफ्टर जुम्मा है। तो प्रोबेबली 3 to 7 या 3 to 6 होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, काइंडली ज्वाइन दिस सेशन एंड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम प्रॉपरली
टैकल करें और आप लोगों के साथ ज़्यादा इशू ना आए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या आप मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सबको? ऑनलाइन भी होगी। अब ऑनलाइन नहीं होगी बेटा। अब फास्ट ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ फास्ट ट्रैक की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे वाला सेशन जो फिजिकल आ सकते हैं उनके लिए कंपलसरी है फिजिकल आना, लेकिन जिन स्टूडेंट को इशू है उनको ऑनलाइन लिंक दे दिया जाएगा, पोर्टल पे अवेलेबल होगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि जिस मकसद के लिए हम ये कंडक्ट कर रहे हैं वो मकसद पूरा होगा। अच्छा जी, एक सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप तमाम स्टूडेंट से होगी, वो ये है कि आप स्टूडेंट में से बहुत से स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया, किसी को एफएक्यू सेशन के बारे में पता था, किसी को नहीं पता था, बहुत से रीजंस थे। अब सिंपल सी बात यह है कि चीजों को हमने स्मूथली लेके चलना है। अब स्मूथली कैसे लेके जा सर, आपने अभी जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं और आपको ऐसा लगता है यहाँ पर अराउंड कोई 38 स्टूडेंट, अब 39 स्टूडेंट्स हैं एक्सक्लूडिंग मी, जो कि 38 बनते हैं। अब इन 38 स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बच्चे एक काम करें, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसको पढ़ लिया है और चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ लिया है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उन सेशंस में अपने क्वेश्चन को टाइमली नहीं पूछ सके, या अगर पूछ सके हो तो मैंने किसी वजह से जवाब नहीं दिया हो। तो आप लोग अब भी अपने सवाल भेज सकते हैं, या इंडिविजुअल टाइम अगर मुझसे चाहते हैं अपनी क्यूरीज के लिए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वीक में एक दफा ही होगा। वीक में एक दफा ऐसा होगा कि क्यूरीज को डिस्कस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो इंडिविजुअल टाइम मुझसे ले सकते हैं, ताकि वो एफएक्यू सेशन भी आपका बेहतरीन हो सके। ठीक है जी? तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने कहा आपको मैं शेयर कर दूं, ताकि जितना मुझसे हो सक रहा है मैं आप लोगों को, जितना मुझसे हो सकेगा आई विल प्रोवाइड माय मैक्सिमम टाइम टू यू। स्टार्ट करें भाई आज का सेशन। वालेकुम सलाम, कोई मसला नहीं है भाई, नमाज के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि देखिए, आज से पहले जिन बिजनेसेस के बारे में हम डिस्कस करते थे वो थे बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग बिजनेस का काम क्या होता है? गुड्स को लेना, यानी गुड्स को परचेज करना, और परचेज करने के बाद अच्छे कस्टमर को फाइंड आउट करके सेल कर देना। और जब वो सेल करते थे, सेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको जो पैसे मिलेंगे उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से वो क्या करेंगे? अपनी कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे। जब कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो उनके पास जो फाइनल अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी प्रॉफिट। यही एक तरीकेकार क्या होता है ट्रेडिंग बिजनेस का, कि वो चीज खरीदता है, वो चीज जो खरीदता है वो उसकी कॉस्ट होती है amount की, और जो रेवेन्यू मिलने के बाद प्रॉफिट के एलिमेंट को हम कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमा लिया। अब देखिए, मसला सारा ये है कि अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ली जाए एक इंडिविजुअल की, लेट्स सपोज ये एक इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल की एक छोटी सी थी जनरल स्टोर, जनरल स्टोर था। तो इसका बिजनेस चलाने का तरीके का क्या था? ये खुद एक ओनर था, एम्प्लॉय ऑपरेशंस को मैनेज करता था। फैजुल्ला किस नाम से एंटर हो रहा है बेटा? मैं जो बच्चे अजीबो जानता है, खुर्रम है,
उसी को मैं इस नाम से एंटर होने देता हूँ, बाकी किसी को भी मैं उल्टे सीधे नाम से एंटर नहीं होने देता। तो ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम सही नाम से आ रहे हैं। बहरहाल, अब मैं बात ये कर रहा था कि एक इंडिविजुअल है, उसका एक छोटा सा जनरल स्टोर है, और उस जनरल स्टोर के अंदर उसने किस तरह से काम करना शुरू किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा गौर से। एक इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस है जनरल स्टोर का। अब इस छोटे से जनरल स्टोर को उसने किस तरह से चलाने का फैसला किया, उसने फैसला ये किया कि एक तो वो खुद एक ओनर है ऑपरेशन को, और एक डील करता है फाइनेंस को। एक डील करता है ऑपरेशन को, और एक डील करता है फाइनेंस को। ठीक है जी। अब इससे फायदा ये होता है कि जो ओनर का बर्डन है, जो ओनर का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए बात सारी ये है, क्योंकि क्योंकि आपका जो बिजनेस है उसका जो क्वांटम है, क्वांटम का मतलब उसका जो साइज है, वो अभी बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इस स्मॉल साइज बिजनेस को देख के हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, एक मिनट, एक कॉल आ रही है। अच्छा जी, हम यहाँ बात कर रहे थे, हम यहाँ बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर। सर ये आप चैप्टर नंबर 3 क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा मैं यहाँ चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ चैप्टर नंबर 9 ही पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक पेज है, जिस पेज के अंदर 4 पिलर्स के बारे में बात की। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। एक पेज है, पेज नंबर, इस चैप्टर का पेज नंबर 3 या 4 है। उस पेज के अंदर 4 पिलर के बारे में बात की गई है। 4 पिलर। नॉर्मली हो ये रहा था कि जब मैं एक बच्चे को ये पिलर जब समझाना स्टार्ट करता था, तो बच्चा ज्यादा कंफ्यूज नहीं पड़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ वही इनफ है। तो जो बच्चे कह रहे हैं वो काइंडली खामोशी के साथ इस लेक्चर को अटेंड कर लें, क्योंकि यही चीज क्लास में भी हमने कवर कर। ठीक है जी। तो अगर किसी को कोई इशू ना हो तो प्लीज पढ़ाना शुरू कर दो। देखिए बात हम ये कर रहे थे कि भाई हमारे पास एक छोटा एक आदमी है, जिसका कि एक इंसान उसको ओन कर रहा है खुद, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल है, और ये आई होप कि अब आप बच्चों को आवाज आ रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा रीस्टार्ट किया था। आवाज आ रही है? क्योंकि मैंने अब रीस्टार्ट किया है चीजों को, तो हो सकता है कि आप बेहतर हो सके। अच्छा जी।
चलो बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई एक आपके पास ये चीज है, दूसरी आप देखें। अब एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा। अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। देखें हो क्या रहा है कि इस बंदे का काम क्या था, होलसेलर से किसी होलसेलर से बल्क में प्रोडक्ट परचेस करते और उसे रिटेल प्राइस पे सेल कर देते, ठीक है, और अपना प्रॉफिट करते अर्न। ये एक नॉर्मल जनरल स्टोर के बिजनेस करने का तरीका है। लेकिन इस जनरल स्टोर वाले के जहन में एक बात ये आई कि क्यों ना अब मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। और पहले उसकी कोई शॉप थी, लेट सपोज बहादुराबाद पे। अब उसने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब मैं जाता हूं क्लिफ्टन। अगर आप नोट करो बेटा, क्लिफ्टन पे शॉप को ओपन करने के लिए उसे क्या वहां की जो ऑडियंस है उसको समझना नहीं पड़ेगा, उसकी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। मेरा सवाल है आपसे, इसे जरा गौर से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो ओनर है, अब वो एक और ब्रांच खोलना चाहता है। और वो ब्रांच कहाँ खोलना चाहता है? वो क्लिफ्टन पे ब्रांच खोलना चाहता है। तो क्या वो वहां की ऑडियंस यानी क्लिफ्टन में रहने वाले लोगों की माइंडसेट को अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट को वो लाइक करते हैं और कौन सी प्रोडक्ट को वो डिसलाइक करते हैं? आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये है दूसरी चीज ये है कि जब ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेगा तो अब जाहिर सी बात है, अब इसको मजीद एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय ऐसे रखने पड़ेंगे जो क्लिफ्टन के ऑपरेशंस को भी संभाले, कुछ ऐसे लोग रखने पड़ेंगे एडमिन के जो क्लिफ्टन की एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालें, कुछ लोग ऐसे चाहिए होंगे जो क्लिफ्टन के फाइनेंस को भी संभाले। यानी अगर आप नोट करो तो हमने जब ब्रांच अपने काम को बढ़ाया तो उनको संभालने वाले लोगों को भी इंक्रीज कर दिया। जब मैंने उन लोगों को इंक्रीज किया तो जाहिर सी बात है मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ओनर के जहन में ख्याल आया कि भाई बात सारी ये है कि मुझे डिमांड ज्यादा करता है, कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करता है। तो एक काम क्यों ना करूं कि मैं वही प्रोडक्ट क्या कर सकता हूं, मैन्युफैक्चर भी तो कर सकता हूं। वही प्रोडक्ट क्या कर सकता हूं, मैन्युफैक्चर भी तो कर सकता हूं। तो उसने बोला आओ एक काम करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। अब देखो बात सारी ये थी कि जब तक वो एक जनरल स्टोर का ओनर था, वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करता था, वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करता था। उस ओनर की जिम्मेदारी ये नहीं थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने वाला नहीं था, प्रोडक्ट को बेचने वाला था। और प्रोडक्ट को जो बंदा बेचता है उसकी कभी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेक श्योर करे। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उससे मिली है वही प्रोडक्ट की क्वालिटी वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। लेकिन जब वो अपने बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लेके जाएगा तो उसे सबसे पहली चीज जो मेक श्योर करनी है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव उसको पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि अब मुझे अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। अब मुझे अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है ताकि मेरा जो कस्टमर है
वो सेटिस्फाई हो, पहली बात। अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है बेटा कि जब आप पहले जनरल स्टोर वाले थे तो अच्छी प्रोडक्ट, यानी सुनने का कहने का मकसद ये है कि जब अच्छी क्वालिटी की चीज बेचते थे तो वो महंगी भी बेचते थे आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप महंगी खरीदोगे तो महंगी बेचोगे। तो आप जब एक ऐसे इंसान थे जो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, आप ऐसे इंसान थे, आपका बिजनेस क्या था, आपका बिजनेस क्या था कि आप होलसेलर से प्रोडक्ट लेते, अब उसकी क्वालिटी ए ग्रेड की हो, बी ग्रेड की हो, सी ग्रेड की हो, आप हर ग्रेडिंग की क्वालिटी को परचेज करते उनकी रिस्पेक्टिव प्राइस से, और आप एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट सेल कर देते। लेकिन जब आप मेश्योर करना पड़ा कि भाई मुझे अब अपनी क्वालिटी देनी है बेस्ट, और बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ मुझे अपनी कॉस्ट भी क्या रखनी है, एफिशिएंट, ताकि जो मेरा कस्टमर है उसकी पॉकेट अफोर्डेबिलिटी में मैं आ सकूं, यानी कि उसके पॉकेट के अफोर्ड करने में मैं आ सकूं, कहने का मकसद। और थर्ड चीज कि सिर्फ मुझे अभी अच्छी क्वालिटी नहीं लानी है, मुझे इस क्वालिटी को सस्टेन भी रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने एज अ टीचर अगर मैं बात करूं, एक दिन मैं सब बच्चों की क्यूरीज रिजॉल्व कर रहा हूं और अगले दिन मैं किसी को जवाब ही नहीं दे रहा, तो इस तरह का एटीट्यूड मेरे लिए बहुत ज्यादा एडवर्स होगा, और आप लोगों के लिए भी एडवर्स क्यों होगा, क्योंकि डे वन पे जो मेरा एटीट्यूड आपके साथ था उससे आप काफी कंफर्ट जोन थे। अब जो एटीट्यूड मेरा हो गया उससे हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। तो हर दफा मैं आप तमाम बच्चों को क्या कहता हूँ, बेटा जो भी चीजें पूछ लिया करो, देखें हर वक्त एक जैसा मूड ना मेरा होगा ना आपका होगा, हर वक्त ना मेरा मूड आप एक जैसा होगा ना आपका मूड एक जैसा होगा, लेकिन हम इस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए चीजों को इग्नोर करें और हम अपना जो मकसद है, जो टारगेट है, उसे अचीव करें। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी क्या करता है, जरूरी नहीं है कि हर दफा उसके पास जो रॉ मटेरियल आएगा वो बेस्ट क्वालिटी का आएगा, जरूरी नहीं है कि हर दफा जो रॉ मटेरियल वो खरीदेगा तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदेगा, हर दफा जरूरी नहीं है कि उसके पास जो लेबर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है वो बेहतरीन लेबर होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना इतना बेस्ट दे ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ आ रही है। अगर समझ आ चुका है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ चुका है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अब हमें एक चीज का और ध्यान में रखना है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे, जब हम एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगे, तो अब हम एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के साथ आपको ये भी बात याद रखनी है कि हम अपने काम की नौयत को समझेंगे। क्या मतलब सर काम की नौयत को समझेंगे? एज अ फैक्ट्री, क्योंकि अब आप एक चीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले बन गए हो, तो अब आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहला सवाल कि आप लोकल मार्केट में काम करना चाहते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हो, पहली चीज।
यानी कि आप एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो या लोकल लेवल पे काम करना चाहते हो, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीकेकार में फर्क है। जब आप बात करते हो कि इंटरनेशनल चीजों में जाना है तो यू नीड टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, जियोग्राफिकल लोकेशन पे जाना पड़ेगा। भाई मेरी प्रोडक्ट है लेट्स सपोज फिश। अब फिश की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है सर्द इलाकों में चलती है, गर्म इलाकों में नहीं चलती। अब आपने टारगेट किया है कराची को, कराची के अंदर अब गर्मियां आना शुरू हो गई, तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ के लिए फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको पाकिस्तान में टारगेट करना है तो नॉर्दर्न एरियाज पे टारगेट करें। तो सबसे पहली बात, आपको कस्टमर ओरिएंटेड चलना होगा दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रोडक्ट को देख के सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट किसको टारगेट कर रही है। क्या मेरी प्रोडक्ट टीनेज को टारगेट कर रही है? क्या मेरी प्रोडक्ट अल्लाह आपको नेकी दे टारगेट कर रही है यंगस्टर्स को? क्या मेरी प्रोडक्ट टारगेट कर रही है बेबीज को? क्या मेरी प्रोडक्ट टारगेट कर रही है फीमेल को? तो उस प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस को देखते हुए मैंने हमेशा अपना काम परफॉर्म करना है। अब ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? अगर मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें मेक श्योर नहीं की, तो मेरा सबसे बड़ा लॉस पता है क्या है? मुझे नहीं पता होगा कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो बिकेगी किसके लिए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लाके कौन देगा? ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लाके देंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले, सेल्स डिपार्टमेंट वाले। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अलग डिपार्टमेंट बता रहे हैं और सेल्स को अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, और कभी कभार ये दो डिपार्टमेंट एक ही होते हैं, बस इस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की बाइफर्केशन कर दी जाती है। वालेकुम अस्सलाम। तो मार्केटिंग और सेल बाज दफा एक ही डिपार्टमेंट होता है लेकिन लोग अलग अलग होते हैं। कुछ कंपनीज में मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। अब ये बात हमने समझी। अब इस बात को अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? मुझे ये बात की ब्रीफिंग देगा कि भाई मार्केट में अभी इन्वायरमेंट चल क्या रहा है, यानी कि लोगों का माइंडसेट क्या बना हुआ है। अभी लोगों का माइंडसेट क्या है? लोगों का माइंडसेट न्यू चीजों को अडॉप्ट करने में है। मार्केटिंग और सेल में डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ माइंडसेट, सेल्स is all about converting that mindset into reality. इसकी छोटी सी एग्जांपल है, when you joined ARTT Institute for the orientation session, at that time our respected teacher Sir Alvin was giving you the orientation about how they will conduct or how ARTT will going to conduct their classes when it comes to CA and ACCA. So basically he was creating your mind according to that. And the other team member, after the orientation session, those people who join this session or join the classes, the other faculty member are converting potential client into the real client. जी बिल्कुल इंक्लूड होते हैं बेटा, बिल्कुल इंक्लूड होते हैं। सिग्मा, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताए, हमें लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बारे में बताए, और सबसे इंपॉर्टेंट देखें हर वक्त, देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं
आपका बिजनेस, एक छोटी सी एग्जांपल है जो इससे थोड़ी देर के लिए हटके है, जो कि आपको मार्केटिंग और सेल्स के बारे में समझाएगी। देखो, आपके पास, आपने फेसबुक, सोशल मीडिया यूज करते हैं आप। सोशल मीडिया पे अगर आप नोट करें तो आपने ट्रैवल्स एंड टूर्स वालों के बहुत से पैकेजेस आजकल देखे होंगे। आई होप कि आपके सामने से गुजरा हो और आपने नोट किया हो। तो अभी रिसेंट में अगर आप नोट करें तो सब नॉर्दर्न एरियाज जा रहे थे, टर्की जा रहे थे, यहाँ वहां जा रहे थे। अब ये क्या पूरा साल इस तरह की एड्स चलती हैं? आप भी कहते हैं कि बिल्कुल भाई, पूरा साल इस तरह की एड्स नहीं चलती। इस तरह की एड्स चलने का जो मेन टारगेट होता है वो कब होता है? दिसंबर के टाइम पे और जून जुलाई की छुट्टियों के टाइम पे। और फिर हमारे पास बहुत सी ऐसी जगह है जिसमें कुन मलीर है, मौला चौटक, ये सारी जो जगह हैं, ये बच्चे स्कूल की छुट्टियों में है, तो अभी ये प्रॉपर टाइम है इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना। लेकिन क्या ये एडवर्टाइजमेंट पेपर के दौरान करने से उनकी मार्केट कैप्चर होगी? नहीं होगी। तो बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट डिपार्टमेंट वाले को बताएगा कि लास्ट टाइम आपने जो मार्केटिंग की थी वो टाइम बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारी कन्वर्जन नहीं हो सकी। तो कन्वर्जन ना हो सकी तो आपको हम अभी ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी मार्केटिंग जो है जून जुलाई और दिसंबर के महीने में क्या करें, ताकि हमारे लिए कन्वर्जन करना आसान हो जाए। तो ये दोनों आपस में इस तरह एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुआ। जो बच्चों को मेरी आवाज कट के आ रही है, देखिए मैं आपको ये सेशन रिकॉर्ड करके प्रोवाइड भी करता हूँ, और आप वहां से भी देख सकते हैं मेरे बच्चों। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए मैं भी, मेरे पास नेट का इशू है, मेरे पास एक डिवाइस है, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैंने अभी अपने डेटा से कनेक्ट किया है, तो बार बार थोड़ा सा ना मुझे गिल्टी फील होता है जब आप लोग बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा आप बोले नहीं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है कि आप बच्चों को मैं ठीक तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा होता। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब और भी चीजें हैं। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमें एक चीज को देखना पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो एक्सपोर्ट करते वक्त मुझे बेसिकली वहां पे मौजूद डिमांड के बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? डिपार्टमेंट है ना, वो काम करेगा। सर कैसे आपका स्टोर डिपार्टमेंट काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर सीजन जो मेरी प्रोडक्ट का आता है वो गर्मियों में है, और वहां जो प्रोडक्ट है वो चलता है सर्दियों में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब वो कोई भी एक एक्स प्रोडक्ट हो सकती है। तो अब देखिए बात सर ये है कि मेरे पास इतनी लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी बनी होनी चाहिए कि मैं अपनी गर्मियों के सीजन को भी कैप्चर कर सकूं, और जब मेरे पास से गर्मियों का सीजन खत्म हो तो मैं सर्दियों में दूसरे ममालिक के सीजन में क्या कर सकूं, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकूं। तो इसका मतलब मुझे अपनी क्वांटिटी को बेहतरीन अंदाज में बनाना है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ एक अलग अंदाज में, क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल ड्राइव किया है वो इतनी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हर एरिया को इजीली कैप्चर कर लेगी। अब देखिए, आपको पता है कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कोई एक इंसान तो नहीं हो सकता जो बेसिकली प्रोडक्ट लाएगा और बनाना शुरू कर देगा। Basically, marketing is an extrovert. It cannot be introvert. Introvert means the thing you cannot express in a better way, and marketing is all about expressing the thing. But one more thing I would like to add, if you allow me to do. But it does not mean कि marketing introvert नहीं कर सकते। सवाल के दो पहलू हैं। थोड़ी मैं लंबी कर रहा हूं, जो आई होप कि आपको बुरा ना लगे, कि मार्केटिंग इटसेल्फ एक्सट्रोवर्ट है। मार्केटिंग करने में हो सकता है आप कहें कि
क्या एक इंसान अगर जो इंट्रोवर्ट होगा क्या वो मार्केटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो हाँ कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट इंसान मार्केटिंग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू सेल्स, इंट्रोवर्ट पीपल कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट इन अ बेटर वे, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा अच्छे अंदाज में चीजों को सेल कर सकते। तो आई होप कि मैंने जो बात है उसका सही जवाब दे दिया हो, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सके। आगे बढ़े स्नेहा बेटा। अब देखें, कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत से रिसोर्स, बहुत से लोग शामिल होते हैं। अब सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसकी जिम्मेदारी क्या है? लेबर लाना। दो तरह की लेबर लाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाने वाली और एक उसको संभालने वाली। एक प्रोडक्ट बनाने वाली और एक प्रोडक्ट संभालने वाली। फाइनेंस का काम क्या होगा? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के लिए कैश फ्लो अवेलेबल करना, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए एक प्रॉपर बजट बना के रखना, ताकि जब प्रोडक्ट बन जाए तो उससे क्या फायदा होगा कि उनको मार्केट करने के लिए एक अच्छा बजट मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम किस पे? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम है किन किन डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहेगा, जरा मेरी बात सुनिएगा। परचेज डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओवरहेड्स का मतलब एक्सपेंसेस बेटा। अब यहां पर एक है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट से ये मिसाल के समझ लो, परचेज डिपार्टमेंट में एक है, इसका नाम है गूंगा। क्या नाम है इसका? गूंगा। ये जो गूंगा है, ये सबसे पहले कनेक्ट रहेगा उन लेबर से, जो क्या करती है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है उनसे ये कनेक्टेड क्यों रहेगा? ताकि उनको अगर प्रोडक्ट की जब भी जरूरत हो, इस बंदे को, गूंगे को, उसकी अपडेट हो। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इस परचेज डिपार्टमेंट का काम एक और डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहना है, और वो दूसरा परचेज डिपार्टमेंट का इंसान, लेबर आया है तो एक चीज उठाई है और प्रोडक्ट बनाने के लिए लेके गया है, फिर एक एक और लेबर आया जिसने, अब वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी रह गई है जो लेबर को यूज करनी है, क्या हिसाब है क्या नहीं है। और यही गूंगा कनेक्टेड है एक और डिपार्टमेंट से, माजरत, यही गूंगा एक और कनेक्टेड डिपार्टमेंट से, फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्यों कनेक्टेड है? कि भाई मुझे अब गुड्स चाहिए, स्टोर डिपार्टमेंट में मटेरियल कम होता जा रहा है, क्या आपके पास पैसे हैं कि मैं न्यू प्रोडक्ट खरीदने के लिए चले जाऊं? फाइनेंस वाले से भी बड़ा टच में रहेगा। सही है। बिल्कुल वेयर हाउस, बिल्कुल वेयर हाउस के। अब ये सारे लोगों से कनेक्टेड है। अब ये सारा सिस्टम चल रहा है बेटा मैनुअल। अब इसे अगर मैं ऑटोमेट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर किसकी
इनपुट चाहिए होगा, आईटी का सपोर्ट चाहिए होगा। अब इस तमाम काम को मैनेज करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया, और उस सॉफ्टवेयर का काम था कि जब कभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी, फौरन से मुझे पता चल जाएगा। जब कभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी, फौरन से मुझे पता चल जाएगा। और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या बनाया कि जब कभी किसी मटेरियल की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्टॉप आया, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस रीजन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। क्या मटेरियल टाइम पे नहीं आया, क्या लेबर की छुट्टियां ज्यादा है, रीजन है कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम चीजें ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पे अपडेट होती रहेंगी कि भाई अब इतनी प्रोडक्ट बाकी है, इतनी प्रोडक्ट बाकी है। फिर हम यहाँ पर एक और चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं जिससे हम कहते हैं EOQ। EOQ का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब यह है कि जब कभी आपकी प्रोडक्ट, आपका आपके रॉ मटेरियल जब भी एंड होने लगेगा, तो EOQ की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट कब तक आएगी। लेट सपोज आपकी प्रोडक्ट को आने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन अब आपके पास प्रोडक्ट इतनी रिमेनिंग है कि वो एक दिन भी नहीं चल सकती, मैक्सिमम एक दिन निकालेगी। तो इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं कि आप उस वक्त प्रोडक्ट को ऑर्डर दे दें कि एक रीजन आप वर्स्ट केस सिनारियो भी ना है बात कि भाई में ही मसला आ जाए। तो बेटा मैं अब अपनी जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई हैं, मैं इन तमाम बातों को समअप कर रहा हूँ, और फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग का जो सवाल है वो तमाम पूछते रहें। देखें बेटा, जी मेरे बेटे, परचेज को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अब इस पहले पेज पे आपको क्या कहा गया कि सबसे पहली, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये बात समझाई जा रही है कि किस तरीके से अदर डिपार्टमेंट आपके पर्टिकुलर इस ऑपरेशन को। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पूरा ऑपरेशन समझा चीजें ऑपरेट करती हैं। फिर आपको हमने ये बात समझाई गई, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट डिस्कस कर लिया। प्रोडक्शन प्लानिंग में आपके पास क्या आता है कि भाई कितनी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बनेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कितना स्टॉप आना चाहिए, क्या बिट्स एंड पीसेस में काम होगा या एक साथ पूरा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्शन को कंट्रोल किया भाई, यानी मैं अपने प्रोग्राम को टाइमली बेसिस पे क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा। टाइमली बेसिस पे क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा। अब आवाज सही है?
आवाज सही है अब? फिर प्रोडक्शन, एक है प्रोडक्शन क्वालिटी के प्रोडक्शन में तो कोई रुकावट नहीं है, और एक है उस प्रोडक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी। दोनों के अलग अलग कंट्रोल हैं। एक प्रोडक्शन का कंट्रोल, एक है प्रोडक्शन का कंट्रोल कि भाई काम में कहीं रुकावट तो नहीं है, और एक है उस प्रोडक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट पे कंट्रोल कि भाई क्या इसकी क्वालिटी वही बन रही है जो हमने डे वन पे डिसाइड की थी। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि भाई इसकी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कैसे होगी। एक दफा काम कर लिया बस खत्म नहीं, हर दफा इसकी डेवलपमेंट होना शुरू होगी कि भाई पहले जब मैंने प्रोडक्ट के बारे में सोचा था, तब मैं फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट बना रहा था तो मुझे मार्केट का इतना आइडिया नहीं था। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है प्रोडक्ट बनती कैसे है, तो अब मैं चीजों को क्या करूंगा, बेटर अंदाज में बनाऊंगा। ठीक है, बेटर अंदाज में बनाऊंगा। चीजों को हमने इस अंदाज में, टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस भी है। ठीक है जी, कि किस तरह से किस प्रोसेस को लेके चलना है। फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट अब देखनी जो कि है मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन की मैं प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में सॉरी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त। सॉरी बोल सकता हूँ अगर इंटरनेट का इशू है तो। एक, एक चीज है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन कहते हैं बल्क क्वांटिटी को क्या करना, प्रोड्यूस करना। मास कस्टमाइजेशन का कहते हैं जब आप बल्क क्वांटिटी, जब आप बल्क क्वांटिटी वैरायटी भी प्रोड्यूस, जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेड की। अब ब्रेड जो है वो मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कस्टमाइजेशन भी होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास मिल्की ब्रेड भी है, ब्राउन ब्रेड भी है, बर्गर बन भी है, फिर एक्स वाई जेड बहुत सी चीजें इसमें, बहुत सी चीजें इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनने से पहले जितनी भी विश लिस्ट को पूरा करते हैं, या प्रोडक्ट बनने से पहले जितनी भी वैरायटी आप लाते हैं, उसको हम कहते हैं मास कस्टमाइजेशन। लेकिन प्रोडक्ट बन जाने के बाद अगर कोई कस्टमाइजेशन आएगी तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल कस्टमाइजेशन। बात समझ आ रही है? नॉर्मल कस्ट जैसे गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में क्या होता है, आपके पास कलर है वो पहले से बन सकता है, सनरूफ वाली गाड़ियां हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी में आपको अलॉय रिम लगवाने हैं, टायर चेंज कराना है, तो वो बेसिकली कस्टमाइजेशन में आएगा। और जो गाड़ी में बनते वक्त जो डिफरेंस था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, मास कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट बनने से पहले होगी और बनने के बाद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर अपने एरिया को कंप्लीट करेंगे ताकि हमें इशू ना आए।
ठीक है भाई, तो यहाँ तक हम अपने एरिया को कंप्लीट करते हैं। बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर एरिया में बताई हैं वो आप देखिएगा, और जो आपके क्वेश्चंस हो उसको आप पूछिएगा। और आपको अगर कोई ऐसा लगता है कोई एरिया हमने मिस आउट कर दिया तो वो भी इंडिकेट कर दीजिएगा, क्योंकि कल हम ये एक और क्लास रखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो एक दो चीजें फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखें, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये आवाज आ रही हो। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है। 9 हमारा कंटिन्यू है, 9 हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब देखें, ये जो 4 टॉपिक हैं इसमें से स्टिल किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछें। पहली चीज। सेकंड, अगर किसी को इंडिविजुअल सेशन रिक्वायर्ड है, आइदर फिजिकल और ऑनलाइन, तो आप पहले से एडवांस में बता के रखें ताकि आपको आपके हिसाब का टाइम वगैरह दिया जा सके। आपको जैसे ठीक लगे, देखें आप लोगों पे डिपेंड है। जिस तरह से 2 आवर्स का होगा, मार्क्स 50 हैं, तो अभी हम इस चीज को हम अभी हम ये बात कर रहे हैं बेटा कि देखें, आपको मेरी कोशिश ये है कि डे एंड तक मैं जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवाइज करवा दूं ताकि आपको चीजें पक्की हो जाए। और ड्यूरिंग लेक्चर अगर इंटरनेट के इशू की वजह से कोई ऐसा होता है तो उसके लिए बस सॉरी है, और कुछ मेरे पास है नहीं। और मैं ये बात शायद गलत नहीं कह रहा, काफी जगहों पे इशू है इंटरनेट का। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप बहुत अच्छे इलाकों में रहते हैं, लेकिन अगर जिसके पास है तो वो इस बात को समझ सकता है कि इंटरनेट का इशू होता है। और सबसे ज्यादा अजीब तब लगता है जब आप लोग पढ़ने के लिए आए हो और इंटरनेट की इशू की वजह से प्रॉपरली आप पढ़ ना पाए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, सवाल आया सर एग्जाम की तैयारी कैसे करें फाइनल वाली, बेटा ये फाइनल वाली ही है, हर तैयारी फाइनल वाली है। अब कोई ऐसे दिन का इंतजार नहीं करना कि इस डेट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा ये आखिरी मोमेंट्स हैं। वी डू नॉट नो अबाउट आई कैप माइंडसेट। अगर वो पहले बच्चों को कह रहा है कि मिड ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च में पेपर होंगे, और अगर उसने 1 मार्च को अनाउंस कर दिया कि 1 वीक ऑफ मार्च हो रहे हैं, तो भाई छोड़ ही दो ना आप। तो आप इस चीज पे डिपेंडेंट मत रहो कि कौन सी डेट से स्टार्ट करें। आज से स्टार्ट कर लें और कंटिन्यू रखें। बस सिंपल सी बात है। अब किसका इंतजार हो रहा है? कोई कोई सपनों का राजकुमार आएगा और आपको पढ़ाने के लिए लेके जाएगा, ऐसा कुछ सोच के रखा है तो प्लीज यार ऐसा नहीं सोचते यार।